Now next force which we are going to study is about the friction force. Okay, so basically friction force is self adjusting force in nature. ठीक है ना? So friction force को हम क्या करते हैं, basically we divide friction force into थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और हम समझते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं. देखो ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है, वो पहले ट्रिक समझते हैं और फिर किस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसको हम देखेंगे. ठीक है ना? तो देखो बेसिकली बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग. फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, सेकेंड इज limiting friction, and third is kinetic friction. थ्री फ्रिक्शंस हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक. जो इसको एग्जांपल से अगर हम समझें तो देखो ध्यान रखना, मैं यहां पे एक एग्जांपल बनाता हूं. ओके, सपोज ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 1 kg फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, और ब्लॉक और सरफेस के बीच में रफ, दिस इज अ रफ सरफेस. ठीक है, सो दिस सरफेस इज रफ. एज रफ सरफेस is when block will, when you सबसे पहले when block is at rest, although it is on a rough surface, no friction force is acting. फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं होगा, भले वो रफ सरफेस पे है तभी भी. फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट होगा, जब आप उसे पुश करोगे या पुल करोगे. जैसे सपोज आपने इसको फोर्स अप्लाई किया, अगर आप इसे फोर्स अप्लाई करते हो तो देखो आपको पता है जैसे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है सरफेस पे लाई कर रहा है, आप उसको पुश कर रहे हो या पुल करो. ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि वो डिस्प्लेस होगा क्योंकि स्मूथ सरफेस पे तो है नहीं. इसका मतलब ये इसीलिए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग, उसी को देखते हैं और क्वेश्चन करने की ट्रिक समझते हैं. देखो इसके सबसे पहले सपोज आपने यहाँ पे एक कोई फोर्स नहीं दिया तो फ्रिक्शन फोर्स 0. अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स दिया. ठीक है ना? सबसे एक्सटर्नल फोर्स दिया. अब ये जो ब्लॉक है इसके मटेरियल पे, ये किस मटेरियल से बना है और ये सरफेस किस टाइप का मटेरियल है, इसके ऊपर से म्यू डिफाइंड होता है. तो दो टाइप के म्यू होते हैं, एक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सपोज 0.4 है और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सपोज 0.5 है क्वेश्चन में गिवन, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सपोज 0.4 है. हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक. क्लियर? अब देखो ये गिवन है डेटा. क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले जो फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, ध्यान देना, ये ओवरऑल क्वेश्चन में डेटा गिवन है आपको. सपोज ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें ये डेटा आपको गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन थियरी साथ में देखते हैं तो आपको आइडिया आएगा. अब आपने क्या किया यहाँ पे, what is how friction is defined. So limiting friction first देखते हैं. It is proportional to normal reaction. So limiting friction is equal to mu s n. ये experimentally derived हुआ है तो ये फॉर्मूला है. Limiting friction is only mu s n. What is the meaning of limiting friction? When body is just about to start its motion. मतलब आपने इतना फोर्स दिया कि when body is just about to start its motion. अब देखो according to this, ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है यहाँ पे, according to this क्वेश्चन, सबसे पहले आपको इसकी FBD बनानी होगी. तो FBD के लिए क्या करते हैं हमको पता है. देखो when you try to pull this object, friction force जो इस ब्लॉक पे होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, ये ब्लॉक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेंगे सरफेस से, ये आपको पता ही है. ठीक है ना? जहां पे कांटेक्ट पे है. अब ये ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. देखो ब्लॉक का मास 1 kg है, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया, ये डेटा गिवन था. आपने क्या क्या बनाया, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा ब्लॉक को, वेट नीचे लग रहा होगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बिकॉज स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है. व्हेनेवर यू वॉक फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लगता है, एंड व्हेनेवर ऑब्जेक्ट स्लाइड फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है. ठीक है? सो सबसे पहले क्वेश्चन में लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला जाता है. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस एन.
क्या होता है म्यू एस एन। म्यू एस कितना है इस क्वेश्चन में गिवन है 0.5, एन कितना है एन इक्वल टू एम जी, क्योंकि ऐसे मोशन तो नहीं हो रहा तो एन एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, तो यह आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। सो वेन एवर, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, इफ कोई भी फोर्स आपने नहीं दिया तो फ्रिक्शन फोर्स भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स इज 0। अब आपने 1 न्यूटन दिया तो ये 5 नहीं होगा, ये भी 1 होगा, इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। 1 दिया तो 1, 2 दिया तो 2, 3 दिया तो 3, 4 दिया तो 4, 5 दिया तो 5, 5 दिया तो बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट मोशन। इसलिए सबसे पहले हम लोग को लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होता है, ये चेक करना होता है कि बॉडी मोशन कितने फोर्स देंगे तब करेगी, ठीक है। सो ध्यान से समझना, इफ योर एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, then your external force is only the friction force, और उसको ही हम क्या बोलते हैं static friction। बॉडी मूव नहीं हो रहा, बॉडी स्टैटिक है, so when external is less than limiting friction, ओके, या तो आप इसको यही बोल सकते हो less than और equal to limiting friction, then your external force is only the friction force। but if suppose मैं यहाँ 5 से थोड़ा भी ज्यादा फोर्स देना चालू कर दूं, सपोज 6 न्यूटन दिया, तो बॉडी ने मतलब उसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया है, रेजिस्टेंस की लिमिट को, अब बॉडी मूव करना चालू कर देगा। मतलब 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स दिया तो बॉडी मोशन में है, तो मोशन में फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम लगता है, म्यू के लगना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हेन योर एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन योर काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी, व्हेन योर एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, देन एट दैट टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। और वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। FR स्टैंड फॉर द फ्रिक्शन फोर्स, एट दिस टाइम फ्रिक्शन फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शन एंड इट इज डिफाइंड एज म्यू के एन। समझ में आई बात आपको? सो ये चीज आपको हमेशा कॉन्सेप्ट में याद रखना है। सबसे पहले ये चेक करना होता है कि कौन से टाइप का, सबसे पहले लिमिटिंग चेक करो और फिर ये देखो कि क्या लिमिटिंग से कम है, एक्सटर्नल कम है तो एक्सटर्नल ही फ्रिक्शन है। समझ में आई बात आपको? और ज्यादा है तो फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है ना। सो इसको नोट डाउन कर लो। अब जैसे ये क्वेश्चन बना, एक्सटर्नल इज 0, फ्रिक्शन इज 0, एक्सटर्नल 1 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लगेगा 1, एक्सटर्नल 2, फ्रिक्शन 2, इसीलिए सेल्फ एडजस्टिंग, एक्सटर्नल 3, फ्रिक्शन 3, एक्सटर्नल 4, फ्रिक्शन 4, एक्सटर्नल 5, फ्रिक्शन 5, एक्सटर्नल 6, फ्रिक्शन 4। एक्सटर्नल 6 मतलब लिमिटिंग को क्रॉस कर दिया, मतलब बॉडी मोशन करेगा, मोशन करेगा मतलब फ्रिक्शन कितना लगना स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे 4 न्यूटन, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हम लोग देखेंगे, इट इज अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। ये आंसर आपको याद होना चाहिए फ्रिक्शन में, खासकर अपन जो फोर्स पढ़ रहे हैं विच इज फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये एक एग्जांपल ही है लेकिन पता होना चाहिए व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज मिनिमम इंक्लिनेशन angle for which body is just about to start it motion, okay। अब सपोज ध्यान देना स्टूडेंट्स, सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन समझो आप, ये क्वेश्चन ही है ओवरऑल, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फ्रिक्शन को समझने के लिए। इस पे मैंने एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो अब अगर ये स्मूथ सरफेस पे होता तो नीचे mg sin थीटा से आता, बराबर, सिंपल, ठीक है। अब इसकी मैं FBD बनाता हूं। देखो ये गिवन है डेटा, ये ओवरऑल गिवन है। अब क्या होगा, इसको ये रफ सरफेस पे रखा है अपन ने, इस ब्लॉक को कहां पे रखा है, रफ सरफेस पे। सो दिस सरफेस इज रफ, ठीक है, दिस इज योर रफ सरफेस। नाउ इसकी अगर मैं FBD बनाऊं
तो देखो कैसे बनेगी एफबीडी इसकी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये ऐसे मोशन करेगा तो सारे कंपोनेंट ऐसे और ऐसे ब्रेक होने चाहिए, मतलब आपके जितने भी कंपोनेंट है वो इन, अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, इस पे रेड पेन से बना देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा, सारे कंपोनेंट इन एक्सिस पे ब्रेक होने चाहिए। ये एक एक्सिस, क्योंकि मोशन होगा तो ऐसे ही होगा, याद समझ में आया आपको? तो देखो अब फोर्स कहाँ लग रहा है, वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और ये क्या है n, ठीक है ना, नॉर्मल। तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, और ये नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन fr अब द प्लेन लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा। समझ में आई बात आपको? सो होपफुली ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, एफबीडी समझ में आ गई होगी। अब बॉडी यहां मोशन करने की कोशिश करेगी तो कौन सा फोर्स उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, mg sin थीटा। आप समझे? तो देखो क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, हमेशा आपको सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, तो म्यू एस एन, ये डिफाइंड है म्यू एस, और एन यहाँ किसके इक्वल है, mg cos थीटा के बराबर, एन किसके इक्वल है, mg cos थीटा के। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन करने की ट्रिक समझना, ठीक है, क्लियर? अब मान लो यहाँ पे डेटा गिवन है, फॉर एग्जांपल जो गिवन डेटा है ध्यान देना, ठीक है ना, म्यू एस सपोज 0.5 है, मास है सपोज 10 kg है, और थीटा 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ओके, या 30 डिग्री इमेजिन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल लिमिटिंग कितना हो गया, लिमिटिंग देखो कितना हो जाएगा, म्यू एस इज 0.5, मास इज 10 kg, g इज ऑल्सो 10, एंड cos 30 कितना होता है, √3/2, √3/2। सो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हाफ हो जाएगा, हाफ और हाफ ये 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा, 25√3 हुआ, बराबर ना, ये हाफ है, ये 5 हो गया, कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो 5 हो जाएगा, ये भी 5 जो 25√3 हुआ, ठीक है। सो 25√3 आपका आंसर आया, मींस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ इस क्वेश्चन में। नाउ फ्रिक्शन के ऑपोजिट में कितने फोर्स है ये देखो, फोर्स ऑपोजिट ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑपोजिट ऑफ फ्रिक्शन, पहले मैं ये क्वेश्चन समझाता हूं उसके बाद मैं एंगल ऑफ रिपोज पे वापस जाता हूं, ध्यान रखना। फोर्स ऑपोजिट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन के ऑपोजिट में जो नीचे लाने की कोशिश करेगा, वो कितना है, mg sin थीटा, m कितना है 10, g कितना है 10, और ये कितना है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना आंसर आ गया 50 आंसर आ गया। सो बराबर है ना, 50 आंसर आ गया। तो फोर्स ऑपोजिट ऑफ फ्रिक्शन कितना है आपका 50, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है आपका 25√3। सो 25 इंटू √3 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखोगे तो 42.5 होगा कुछ, ठीक है ना, 42.5 होगा अराउंड ये, और ये 50 बड़ा है, मतलब ये ब्लॉक नीचे आएगा। मेरी बात समझ में आया, ये ब्लॉक नीचे आएगा। ऐसे क्वेश्चन में अलग से म्यू के नहीं दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो नीचे, ये ब्लॉक नीचे मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करता हूं, सुनते रहना, समझ में आया। ये क्वेश्चन में फ्रिक्शन के देखो, फोर्स ऑपोजिट ऑफ फ्रिक्शन कितना है mg sin थीटा, mg sin थीटा कितना आया बराबर ना आपका sin 30 इज हाफ 50, और ये 25√3, क्लियर। तो ये नीचे आना स्टार्ट होगा। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करता हूं, जो चेंज करता हूं वो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूं, इसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन को μs को 0.8 कर देता हूं। अगर मैं यहाँ 0.8 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू दिस 80, 80 इंटू 10 800, 800 डिवाइड बाई 2 बराबर ना, सॉरी 0.8 इंटू 10 8, 8 इंटू 10 80, 40√3 हो गया, ये कितना हुआ 40√3 बराबर, 40 इंटू √3 मतलब 40 इंटू 1.7 हुआ। फोर्स ऑपोजिट ऑफ फ्रिक्शन यही है,
mg sin थीटा, है कि नहीं? कोई चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ म्यू की वैल्यू चेंज कर दी। अब ये फोर्स बड़ा है कि ये फोर्स बड़ा है? इस वाले केस में लिमिटिंग बड़ा है, मतलब ये ब्लॉक नीचे नहीं मूव होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में पूछा कि फ्रिक्शन क्या और एक्ट हो रहा है, 50 एक्ट हो रहा है कि 40√3 एक्ट हो रहा है? बताओ, 40√3 एक्ट नहीं हो रहा है, 50 एक्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज फोर्स ऑपोजिट ऑफ फ्रिक्शन 50 है। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला लर्न करते हैं और ये आंसर लिख के आते हैं। 40 इंटू √3 मीन्स 40 इंटू 1.7 है ना, तो 17 फोर से कितना होता है, 68 करीबन होगा ना, हाँ 6.68 करीबन आएगा ये आंसर। तो दिस लिमिटिंग इज ग्रेटर देन दिस फोर्स। सो लिमिटिंग बड़ा है, मतलब ये ब्लॉक इस समय नीचे नहीं आ रहा होगा क्योंकि 50 न्यूटन है फोर्स ऑपोजिट ऑफ फ्रिक्शन। सो 50 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपको लिमिटिंग चेक करना होता है, समझ में आई बात, कि लिमिटिंग वैल्यू कितनी है। लिमिटिंग चेक करने के बाद ये चेक करना होता है कि फ्रिक्शन के ऑपोजिट में कितने फोर्स हैं। ठीक है, सो होपफुली ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब अपन समझते, क्योंकि अपन ने देखो दोनों एग्जांपल समझे, एक ऐसा जिसमें ब्लॉक नीचे आ रहा है और एक ऐसा जिसमें ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग व्हाट इज एन एंगल ऑफ रिपोज, तो ये आपने लिख लेना है ये क्वेश्चन। ठीक है, नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, तो मैं फिगर सेम रखता हूं। मिनिमम इंक्लिनेशन एंगल एट विच बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट मोशन, मतलब आप इंक्लिनेशन एंगल को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक ऐसा आएगा देखो बॉडी स्लाइड होनी चालू हो जाएगी। ये एंगल कितना है, दैट इज, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग होता है, लिमिटिंग कितना होता है, μs n होता है, ये ध्यान रखना। तो फ्रिक्शन फोर्स के ऑपोजिट में क्या है, mg sin थीटा इज इक्वल टू लिमिटिंग क्या है, क्योंकि बस ये इसको जस्ट बैलेंस ही कर रहा होगा, थोड़ा भी आप बढ़ाओगे तो बॉडी नीचे मूव करेगा, तो उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, μs n, और n कितना है, mg cos थीटा, तो आपकी वैल्यू आ जाती है tan थीटा इक्वल टू μs। सो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, tan इनवर्स μs। सो μs एंगल ऑफ रिपोज किस पे डिपेंड करता है, μs पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो अगर देखो तो इस हिसाब से आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है, कि सपोज आपको ऐसा दिया है, एंगल ऑफ रिपोज इज सॉरी μs इज 1, सो एंगल ऑफ रिपोज कितना हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री, ये 1 हुआ तो ये 45 हो गया। सपोज μs इज फॉर एग्जांपल 4, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 76 डिग्री, बिकॉज 1076 4 आता है, आपको ये सब पता होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो फेमस वैल्यू है 1076, प्रोजेक्टाइल में मैंने बताया ही थी आपको। सो ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था इंक्लिनेशन एंगल पे, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे पहले इसके देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो तो ये कंडीशन लगाने की, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू FL, मींस बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट मोशन, सो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये बात याद रखना। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो इसको। सो एंगल ऑफ रिपोज आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्वेश्चन देखते हैं पहले, और फिर एक्सेलरेशन के क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा। थियरी इसकी इतनी ही है, तो अभी हम क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है ना, इसका आंसर याद हो जाना चाहिए। देखो ये एग्जांपल, ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है M2 मास का, यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे एक हैंग्ड मास है विच इज M1। ठीक है, सो व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम मास, सो दिस सिस्टम मैक्सिमम मास M1। ठीक है ना, क्वेश्चन में दो तरीके से चीज पूछ सकते हैं, एक तो पूछेंगे मैक्सिमम मास, पूछेंगे मैक्सिमम हैंग्ड मास बोल सकते हैं, दोनों चीज पूछ सकते हैं आपको। देखो मैक्सिमम हैंग्ड मास मतलब आपको M1 पूछ सकते हैं, या मिनिमम मास ऑन टेबल, वो क्या होगा M2। ठीक है, मैक्सिमम हैंग्ड मास और मिनिमम मास ऑन टेबल विच इज M2। सो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये टाइप से आपको
दिया होगा क्वेश्चन। सो देखो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम हैंग मास, अगर ये एक मास को मैंने रफ टेबल पे रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे कितना मास बढ़ाते जाऊं कि मैक्सिमम में कितना मास रखूं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। बहुत सारा रख दूंगा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम कितना रख सकता हूं मैं, और यहाँ पे ऐसा है कि मैं बहुत सारा मास रख दूं तो मोशन ही नहीं होगा, तो मिनिमम कितना मास रखूं, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसकी अगर एफबीडी बनाते हैं तो देखो यहाँ पे M1G, यहाँ पे टेंशन कंटिन्यूएशन में है, टेंशन T, स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन में है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे M2G और यहाँ पे N, ठीक है। सो एज system is just about to start its motion for limiting condition. For limiting condition, what is the meaning of limiting condition? बस इससे ज्यादा अगर फ्रिक्शन फोर्स के ऑपोजिशन में फोर्स आया तो बॉडी मोशन स्टार्ट करना चालू कर देगी, ठीक है ना, वो मोशन में आ जाएगी बॉडी। तो सबसे पहले फॉर लिमिटिंग कंडीशन देखते हैं, ये इसके इक्वल होगा M1G इक्वल टू T, और ये वाला T इस फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन वो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगना चाहिए, इससे ज्यादा थोड़ा भी और टेंशन इंक्रीज हो गया तो बॉडी मोशन में आ जाएगा। सो व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? म्यू एस एन, ठीक है ना। सो T इक्वल टू म्यू एस एन, एन किसके इक्वल है यहाँ पे, सॉरी एन किसके इक्वल है, M2G के, ठीक है, और T किसके इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, M1G के। बस तो अब आपको ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है कि हैंग्ड मास इज म्यू एस इनटू मास ऑन टेबल। लिख लो इसे, ये क्वेश्चन मैंने करके बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा लिख दो, हैंग्ड मास इज इक्वल टू म्यू एस इनटू मास ऑन टेबल, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा हुआ है कि भाई मैक्सिमम हैंग्ड मास पूछा है तो ये, और मिनिमम मास ऑन टेबल पूछा है तो ये, तो 1 2 3 आउट ऑफ दिस 3 एक क्वेश्चन में M1 पूछा होगा, ये दोनों गिवन होगा, कोई क्वेश्चन में ये पूछा होगा, ये दोनों गिवन होगा, या कोई क्वेश्चन में ये दोनों चीज गिवन होगा और ये पूछा होगा। 3 क्वेश्चन बन गए, और ये चौथा क्वेश्चन जिसमें ये आपको याद रखना है, M1 इज म्यू एस इनटू मास ऑन टेबल, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला आंसर आपको याद ही रखना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी के ऊपर है वो एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो सेम, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछेंगे आपको, देखो क्वेश्चन का ट्रिक बताता हूं मैं आपको। अगर मैं पहला क्वेश्चन बताता हूं, व्हाट इज द मैक्सिमम हैंड लेंथ, सो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये लेंथ आपको पूछी है विच इज L डैश, तो लेंथ ऑफ चेन L होगी, तो ये क्या होगा, L माइनस L डैश पाथ ऑन टेबल होगा, लेंथ ऑन टेबल होगा। अब क्या कर रहे हो आप, जैसे चेन को पुल करते जा रहे हो, पुल करते जा रहे हो, इतना पुल कर लिया, थोड़ा भी पुल करोगे तो चेन नीचे गिर जाएगी, मतलब इससे ज्यादा पुल हैंग्ड लेंथ नहीं रह सकता टेबल पे, इससे ज्यादा लेंथ हैंग करोगे तो चेन टेबल पे नहीं रहेगा, चेन गिर जाएगा, ठीक है। सो देखो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले वाला क्वेश्चन याद रखना है, हैंग्ड मास इज म्यू एस इनटू मास ऑन टेबल, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो हैंग्ड मास कितना है, M1 होता है, मास को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो डेंसिटी, क्योंकि चेन लीनियर होता है, 1D होता है चेन, चेन मतलब 1D, तो लीनियर डेंसिटी कैसे डिफाइंड होता है, लीनियर डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्बडा डिफाइंड एज टोटल मास बाय टोटल लेंथ, ठीक है। सो हैंग्ड मास कितना है, तो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू लेंथ, डेंसिटी ऑफ चेन तो कांस्टेंट होगी डेंसिटी, और कितना है ये L डैश, बराबर ना, मास को मैं डेंसिटी इनटू लेंथ लिख सकता हूँ, तो डेंसिटी इनटू L डैश लिखा, म्यू एस, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मास को डेंसिटी इनटू लेंथ, लेंथ कितना है
एल माइनस एल डैश, खत्म, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में? लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, एल डैश कैन बी रिटन एज म्यू एस एल माइनस एल डैश। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एल डैश निकालना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, म्यू एस एल माइनस म्यू एस एल डैश, सो एल और ये इधर आ जाएगा, सो एल डैश कैन बी रिटन एज म्यू एस एल अपॉन 1 प्लस म्यू एस। ये आंसर आ गया आपका। तो आपको ये वाला आंसर बेसिकली इस इक्वेशन फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने डिराइव कराया, ठीक है। या तो आपको म्यू एस भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, सपोज हैंग्ड लेंथ इज L/4, ये L/4 पुट कर दो, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस निकाल देंगे, ठीक है ना। सो ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड आउट म्यू एस दैट मैक्सिमम हैंग्ड लेंथ इज L/4, तो ये L/4, ये L कैंसिल आउट, 1/4, उस पे से आप म्यू एस कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आई बात आपको बच्चे? सो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर ऐसा इसमें ऐसा पूछे व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ चेन ऑन टेबल, तो इसको एल डैश ले लो, इसको एल माइनस एल डैश ले लो। समझ में आई बात आपको? अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखते हो आप, तो एल माइनस एल डैश ये वाली लेंथ होगी, ध्यान रखना, एल माइनस एल डैश ये वाली लेंथ होगी। क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लो। इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम find out the coefficient of static friction if the maximum hanged length is L/4। ये L/4 हो गया, ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस, उस पे से म्यू एस मिल जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब एक चीज याद रखना, अभी हम लोग एक्सेलरेशन पार्ट पे चले जाते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में सुनना ध्यान से, अब ये वाला एक्सेलरेशन आपको याद रखना है, इसीलिए मैं ये एग्जांपल बना रहा हूं। सपोज ये एम मास है, ये डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अगर ये रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स, अगर ये रफ सरफेस पे मूव कर रहा है दैट मीन्स इट इज मूविंग डाउन द प्लेन, मीन्स उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो इसकी एफबीडी कैसे बनेगी? ऐसे डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो एक ये एक्सिस होनी चाहिए और एक ये एक्सिस होनी चाहिए, सारे कंपोनेंट ब्रेकअप की, ठीक है। सो देखो वेट यहां पे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका mg cos थीटा, ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ये क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, Fk लिख देता हूं मैं। तो एक्सेलरेशन इधर है, सो नेट पुल फोर्स इज, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा क्या हो जाएगा mg sin थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू mk, सॉरी इज इक्वल टू ma बाय न्यूटन सेकंड लॉ, दिस माइनस दिस इक्वल टू ma। व्हाट इज दिस म्यू के, Fk क्या होता है म्यू के n, और n किसके इक्वल है mg cos थीटा के। बस यहां से a आ गया आपका, a याद रखना है g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो आपको ये एक्सेलरेशन याद रखना है, ठीक है। सो ध्यान रखो, अगर म्यू के 0 कर दोगे तो g साइन थीटा, जैसे स्मूथ सरफेस में आपको याद है आंसर नीचे g साइन थीटा से आता है, ठीक है। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है, अगर सेम एग्जांपल, मैं उसका डेरिवेशन नहीं करा था, सिंपल है याद रखना, इसीलिए मैं लिखा देता हूँ, डेरिवेशन आप खुद भी कर सकते हो। अगर ये अप द प्लेन जाता, मतलब आपने क्या किया, इसको धक्का दे दिया, पुश कर दिया, मींस यू हैव प्रोवाइडेड वेलोसिटी टू इट, प्रोवाइडेड वेलोसिटी टू ब्लॉक, सो वी विल डिक्रीज एज इट मूव अप, ठीक है ना। तो वो अपवर्ड रिटार्डेशन होके जाएगा, उसका रिटार्डेशन हो गया होगा, मतलब एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में होगा तो रिटार्डेशन ऊपर के डायरेक्शन में होगा, मतलब ए नेगेटिव होगा, तो आपका वो जो ए आता है वो सेम यही आएगा, बट यहाँ माइनस साइन कर दो और अंदर प्लस साइन कर दो, दैट्स इट। समझ में आई बात आपको? ये क्यों कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन, जैसे ये वाले एग्जांपल में आपको ऐसा ही पूछ सकते हैं कि ब्लॉक इनिशियली ए पॉइंट पे था, फाइनली बी पॉइंट पे है,
ठीक है ना, यहाँ पे वेलोसिटी आपने v दी थी उसको, ठीक है, यहाँ की v1 वेलोसिटी v थी और फाइनल वेलोसिटी v2 0 थी, ठीक है। सो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में, या तो आपको टाइम पूछेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी v है, एक्सेलरेशन यहाँ से आपने पुट कर दिया, आपको टाइम मिल जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ से आपको यू कैन कैलकुलेट टाइम, इफ यू पुश द ब्लॉक हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट। तो इस हिसाब से ये दोनों एक्सेलरेशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं, इसीलिए ये मैंने आपको आपको डायरेक्टली इसका आंसर ही याद रखना है, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल कैसा है ध्यान रखना, दिस इज अ स्मूथ इंक्लाइन, सॉरी दिस इज वन इंक्लाइंड प्लेन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है m मास का, दिस इज द लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस सरफेस इज स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ, ठीक है। सो सपोज ब्लॉक टेक t सेकेंड टू कम डाउन द प्लेन, ब्लॉक ने कितना सेकेंड लिया, t सेकेंड, तो यहाँ पे नीचे लिख दो ब्लॉक टेक t सेकेंड टू कम डाउन द प्लेन, ठीक है, इट टेक्स t सेकेंड, लिख दो आप लोग इसे। दूसरा सेम आइडेंटिकल प्लेन है, सेम इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा l लेंथ का, बट ये रफ सरफेस है, ये ब्लॉक ऑफ मास m है, ठीक है, इट टेक्स nt सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, nt सेकेंड है टू रीच द ग्राउंड, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि सपोज ये 5 सेकंड लेगा तो ये सपोज 7 सेकंड लेगा, तो n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो 100% n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो देखो ध्यान देना, मैं एक ट्रिक समझाता हूं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कंपैरेटिव एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है ये l दे दें ये 2l दे दें, तो क्वेश्चन चेंज हो जाए, जो बच्चों को फेमस आंसर याद है उनका आंसर गलत हो गया, तो ट्रिक आनी चाहिए क्वेश्चन करने की। ट्रिक क्या है, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यू हैव टू यूज इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है l, u क्या है 0, हाफ a कितना है g साइन थीटा, टाइम कितना लिया t स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये फर्स्ट के लिए, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट l, इनिशियल वेलोसिटी 0, बट एक्सेलरेशन क्या था g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर टी स्क्वायर, बराबर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों l बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा म्यू इक्वल टू टेन थीटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। आपको ये आंसर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू इक्वल टू टेन थीटा। अब इसमें देखो 1 2 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो गिवन है, 2 दिया होगा, एक अननोन होगा, समझ में आई बात आपको। आपको ऐसा पूछेंगे कि सुनना ये 2 सेकेंड ये 6 सेकेंड, तो n क्या हो गया 3, ऐसा नहीं n नहीं दिया था, n लिख के नहीं देंगे, इट टेक्स 2 सेकेंड इट टेक्स 3 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, इट टेक्स 2 सेकेंड इट टेक्स 6 सेकेंड, तो n क्या हो जाएगा 3, इट टेक्स 2 सेकेंड इट टेक्स 8 सेकेंड, तो n क्या हो जाएगा 8। क्लियर, समझ में आई बात आपको। सो और अगर ये 2 सेकेंड ये 5 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 5/2, बराबर ना, मतलब n क्या हो जाएगा 5/2, 2/5 नहीं होगा, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, ये चीज ध्यान रखना, तो ये आंसर आ जाएगा। अब मान लो कुछ अलग पूछ लिया, ये लेंथ l है ये लेंथ 3l है, तो यहाँ l लिखो यहाँ 3l लिखो और फिर सब्स्टिट्यूट करके नया आंसर निकालो, ऐसा नहीं पूछेंगे, पूछा तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, तो नोट डाउन कर लो इसे, इसलिए ये तरीका बता दिया, बट आंसर याद रखना है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस एग्जांपल,
इसका भी आंसर याद होना चाहिए आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो जो एग्जाम्पल है वो कैसा है, हाँ ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैं पूरा सिचुएशन लिख देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, शीट में भी मिल जाएगा, 30 ईयर में हर जगह, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, तो आप ऐसे ही डेटा में लिखो तो इजी रहेगा आपको याद रखने में। दिस इज सेंटर सी, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है m मास का जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एस दिस लेंथ इज सॉरी ओके, दिस इज स्मूथ सरफेस एंड दिस इज रफ सरफेस। ब्लॉक यहां से यहां पे आएगा स्मूथ सरफेस में, तो उसकी ऑब्वियस बात है जब सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कुछ होगी, यहाँ 0 थी, रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी कुछ एक्वायर होगी। और फिर यहाँ पे रफ सरफेस रख दिया है, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि जो वेलोसिटी है फाइनली वो 0 है। ब्लॉक पहले रेस्ट पे था, ब्लॉक का मोशन हुआ, उसकी वेलोसिटी हुई, और फिर वापस से वेलोसिटी 0 होगी। मींस ब्लॉक कम टू रेस्ट एट पॉइंट, ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट बी, ठीक है, ब्लॉक बी पॉइंट पे रेस्ट पे आ गए। सो इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये लेंथ एल है गिवन है, दोनों लेंथ एल सेम है, ठीक है ना, ये डेटा फेमस है, इसका आंसर याद होना चाहिए, म्यू एस इज 2 tan थीटा। लेकिन देखो क्वेश्चन करने की ट्रिक, इसमें ये एक फॉर्मूला यूज करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं फॉर लेंथ एसी, मान लो एग्जाम में अलग अलग लेंथ दे दिया तो क्या करोगे, वो तो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है जो आपने आंसर लर्न किया है। और फॉर लेंथ सी डी, ओके, लेंथ ए सी एल, वी स्क्वायर क्या है फाइनली वी स्क्वायर, यू स्क्वायर क्या है 0, 2a, स्मूथ सरफेस पे कितना होता है g साइन थीटा इंटू एल, बराबर फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। और सेकंड में बीसी में क्या हो जाएगा बताओ, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर 2 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू एल, बराबर, दो इक्वेशन बन गई। यहां से v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू 2 tan थीटा। सॉल्व करने के बाद म्यू एस इक्वल टू 2 tan थीटा आपका रिस्पेक्टिव आंसर आने वाला है। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? अब अगर एग्जामिनेशन में ये एल दिया है, ये 2l दिया है, तो यहाँ एल लिखो 2l लिखो, नया आंसर आएगा। तो ये ट्रिक पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पागल की तरह हम फॉर्मूला याद करके चले जाएं। भाई एग्जाम में एल और 2l अलग अलग दे दिया तो तब पता होना चाहिए कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो म्यू एस और थीटा में से दो में से एक चीज गिवन होगा और एक पूछा होगा, ठीक है। जैसे आपको बोला है कि 10 यहाँ थीटा इज 45 डिग्री, तो म्यू एस कितना होना चाहिए 2, समझ में आई बात, म्यू एस 2 होना चाहिए, ऐसा उस हिसाब से नोट डाउन कर लो इसे। Now students, next is centripetal force. It's one of the most important force, basically which we have to study today. That centripetal force is net force toward the center. It is net pull force toward center. It is a net pull force toward center is basically a centripetal force. अब इसको समझते हैं, देखो ये कैसे होता है। कोई भी अगर सर्कुलर मोशन होता है, ध्यान से समझना है इसे, ठीक है ना। अगर कोई भी सर्कुलर मोशन होता है, इज अ सेंटर एंड दिस इज अ बॉडी ऑफ मास एम विच इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंड फ्रॉम सेंटर टू दिस बॉडी सपोज रेडियस इज आर, ओके। सो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आपको पता है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर और आर ओमेगा स्क्वायर, बस उसमें मास मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। मास मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड मैंने, तो वही हो गया आपका सेंट्रिपिटल फोर्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
So this is your centripetal force. This force is basically provided by some of the natural forces of nature. जैसे suppose for example horizontal circular motion हो रहा हो, horizontal circular motion, and the case is of string and block. String is, this is a string and this is a suppose small block or a body of mass m. Suppose you tie a stone at the end of string and do rotation like this, तो जो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन करेगा. सो सेंटर पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बिकॉज स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप्ड हो गया होगा, तो सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन है, तब टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r और mr ओमेगा स्क्वायर. सिंपल. अर्थ सन के रिलेशन में अगर आप देखें, अर्थ सन रिलेशन, तो सन सेंटर में है, अर्थ उसका सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अर्थ का मास सपोज m है, तो सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो सेंटर पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा. इसमें टेंशन है, उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन क्या लिख देंगे, mv स्क्वायर बाय r और mr ओमेगा स्क्वायर. v इज अ वेलोसिटी ऑफ अर्थ, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, या ओमेगा. ओमेगा आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, थीटा बाय टाइम से. सिंपल. क्लियर. सो ये याद रखना, इट इज ऑलवेज अ नेट पुल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. तो इसको नोट डाउन कर लो, और जो जो एग्जांपल हमें याद करना है मैं लिख देता हूँ, हाँ तो आपको याद होगा. ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको. अब देखो हम लोग को क्या याद करना है, कॉन्सेप्ट कैसा है, ध्यान देना. ठीक है ना. इसमें जो खासकर जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने आने चाहिए, उसके अलावा दूसरी फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने हैं. ठीक है ना. जो सॉल्व करने आने चाहिए वो मैं लिख देता हूँ, और बाकी दूसरे फॉर्मूला आपको जो याद करने हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स. देखो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं एक एग्जांपल. ठीक है. कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक. अब समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से. ठीक है. तो आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब समझ में आएगा. अब सुनना. सपोज दिस इज अ सर्कुलर रोड. ठीक है. एंड कार इज मूविंग ऑन दिस सर्कुलर रोड. सपोज दिस इज अ कार. ठीक है. अब कार सर्कुलर रोड पे मूव कर रहा है, सो ऑब्वियस बात है सेंटर पे कोई फोर्स होगा. अब वो फोर्स आपको वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होगा. अब इसको फील करना है ना, तो इमेजिन करो आप खुद कार के अंदर बैठे हो. सुनना ध्यान से, आप खुद कार में बैठे हो. अब यहाँ पे मैं एक फोर्स जो तरीके से समझाता हूँ. दिस कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ओके, ऑफ रेडियस, सपोज रेडियस इज r ऑफ अ सर्कल. नाउ इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड, जैसे अब आप बाहर से हम लोग इसको देखें, तो वैसे सेंटर पे कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स. जस्ट वी हैव टू एज्यूम कि अच्छा फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा होगा, या सर ने कह दिया हमने मान लिया हो गया ऐसा. अब सुनना, एक तो ये हुआ. बट नाउ इफ यू आर इनसाइड कार, सुनना ध्यान से, इफ यू आर इनसाइड कार, अगर आप कार के अंदर हो तो कार सर्कुलर मोशन कर रहा है. कार सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कार के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. कार के पास एक्सेलरेशन है तो उसके पास सूडो फोर्स है. बिकॉज वेन एवर यू आर इन दैट फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड फ्रेम, then you are in a non-inertial frame. मतलब आप non-inertial frame में अगर आप कार के अंदर हो तो, and if you are in a non-inertial frame then you will experience a pseudo force in the opposite direction of acceleration. तो आपको वो pseudo force लगेगा opposite direction में, और वो होगा mr ओमेगा स्क्वायर और mv स्क्वायर बाय r. इसीलिए जब कार सर्कुलर ट्रैक पे होती है ना, तो आप ऐसे पलट जाते हो, ऐसे पलटने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन सेंटर पे होगा, सर्कुलर मोशन है वो तो हमको पता है. तो कार को इधर सूडो लगेगा, उसी सूडो को सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं. सो व्हेन यू आर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट सूडो इज नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगल. और बाहर से देखते हो तो सेंटर के फोर्स को सेंट्रीपिटल कहते हैं. तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कुछ नहीं होता. अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जाके बोलते हो तो सेंट्रीफ्यूगल, और बाहर से देखते हैं तो बोलते हैं सेंट्रीपिटल. इनर्शियल फ्रेम से सेंट्रीपिटल बोल देंगे. सो ऐसे क्वेश्चंस में आप अंदर से देखो, ऑब्जर्वर खुद बन के, तो ज्यादा इजी रहेगा.
तो देखो आपको सूडो ऑपोजिट में लगा एक्सेलरेशन के, तो यहाँ पे एक फोर्स होगा तो सूडो को बैलेंस कर रहा होगा, वो फोर्स कितना होगा, वो होगा फ्रिक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। नाउ यू नो दैट फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना वो हमेशा लिमिटिंग से कम होता है या लिमिटिंग जितना होता है, हमने फ्रिक्शन में देख लिया हमेशा, या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिटिंग होगा या लिमिटिंग से कम होगा। मैंने बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ऑपोजिट में क्या है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर। लिमिटिंग कितना होता है, म्यू एस एन, ठीक है ना। यहाँ एन किसके इक्वल होगा, कार में ये एन है तो यहाँ नीचे क्या लगेगा, एम जी, मास ऑफ कार। सो एम वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन कितना है, एम जी। So velocity of car should be less than mu s r g। कार की वेलोसिटी mu s r g से कम होनी चाहिए, या मैक्सिमम कार की स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा कार की स्पीड अंडर रूट ऑफ mu s r g, इससे ज्यादा कार की स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा कार की स्पीड हुई तो कार क्या हो जाएगा, ओवरटर्न हो जाएगा। जानबूझ के मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, ध्यान रखना। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, और फॉर्मूला याद होनी चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। इसमें देखो कार की स्पीड होती है इसलिए v दिया है। सेम क्वेश्चन को आप इसे नोट डाउन करो, मैं रोटेटिंग टेबल का एक एग्जांपल बताता हूँ, नोट डाउन कर लो इसको। देखो रोटेटिंग टेबल अगर होता तो क्या होता, सेम एग्जांपल में बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज भी नहीं करता, देखो ध्यान रखना है। अगर रोटेटिंग टेबल होता, रोटेटिंग टेबल, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। जैसे ये रोटेटिंग टेबल है, ये टेबल पे यहाँ एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। सो आप अपने आप को ब्लॉक इमेजिन करो तो सूडो फोर्स लगेगा बाहर के डायरेक्शन में, विच इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि टेबल जब रोटेट होगा तो हमको ओमेगा देंगे। जैसे ऐसा बोला होगा, सपोज 20 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो उस पे से आप ओमेगा निकालोगे। अच्छा 20 रिवोल्यूशन मतलब 20 इंटू 2 पाई इज योर थीटा, और पर मिनट मतलब 60, तो यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा। तो कभी भी टेबल रोटेट होता है तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, ओमेगा ऐसे निकालना होता है, ठीक है। इधर सूडो लगेगा, यहाँ पे एम जी, इधर एन, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बिकॉज सूडो वहां लगेगा तो टेबल और ब्लॉक के बीच में जो रफ है उसके लिए फ्रिक्शन सेंटर में लगेगा। तो सेम क्वेश्चन बराबर, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ओमेगा देंगे तो इंस्टेड ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर आप क्या लिखोगे बताओ। इंस्टेड ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर आप वहां पे लिखोगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो बस एम आर ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी। सो एम एम कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी बाय आर, मतलब इससे कम ओमेगा होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा ओमेगा होगा तो ये ब्लॉक फ्लाई हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंशियल बाहर चला जाएगा, फ्लाई ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बस इसमें ओमेगा आंसर सेम है। आप सबसे बेस्ट क्या है बताइए, ये रोटेटिंग टेबल का एग्जांपल आया ना, आपको कार का एग्जांपल तो याद होना चाहिए। कार को ओवरटर्निंग की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, वो वी है ना, उसको आर ओमेगा कर दो, v को r ओमेगा कर दो, तो टेबल वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट्स देखो, अभी जैसे आप टेक्स्ट बुक गो थ्रू करोगे, और एक कंपैरेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है ना, तो उसको मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। इसमें आपको कोई भी चीज चेंज करके नहीं पूछ सकते, ठीक है। सो सीधा फॉर्मूला याद करना है, इसलिए जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूँ उस तरीके से आप इसे याद करना तो इजी रहेगा। ये क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली आ जाना चाहिए। देखो अब हमने कार ऑन सर्कुलर ट्रैक देखा, एग्जांपल कार ऑन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो आपको अभी अपन ने इस फॉर्मूला को लर्न किया, इफ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और कार सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब सुनते रहना ध्यान से, लेकिन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक अगर हम देखें तो हम स्पीड को बढ़ा नहीं सकते। क्यों बढ़ा नहीं सकते, ये गाड़ी ओवरटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं ये इंजीनियर्स लोग,
कि वो रोड को बैंक कर देते हैं, ऐसे रोड होता है ना, तो ऐसे बैंक कर देते हैं ताकि आप कर्व्ड रोड पे भी स्पीड बढ़ा सको, इसीलिए बैंकिंग ऑफ रोड होता है। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए थियोरेटिकल, क्यों बैंकिंग ऑफ रोड होता है, बिकॉज आप जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो बैंकिंग ऑफ रोड में अब ध्यान देखना, ये रोड को ऐसे बैंक कर दिया गया है, ठीक है ना, और ये कार अब ऐसे है, ये जो ब्लॉक है इसको इमेजिन करो, ये ऐसे कार, दिस इज योर कार सपोज, सो ये बैंक इंक्लाइन है, यहां पे ऐसे कार है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है ना, लाइक दिस। सो इसमें अगर कार ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ऐसे लाइक दिस, ओके। सो इसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार, वी मैक्स कितना हो कि कार इस पे रहे। अब देखो ध्यान देना, अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, किससे, एंगल ऑफ से ज्यादा है, तो कार अगर खड़ी रहेगी तो कार नीचे स्लिप हो जाएगी, ठीक है, ऐसा होगा। और अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाते रहोगे तो ये ऊपर ओवरटर्न होने की कोशिश करेगी, तो वो मैक्सिमम स्पीड हो गया जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। सो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड। तो देखो आपकी स्पीड ऑलरेडी इंक्रीज हो गई इससे, अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं ना तो ये आंसर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रोड, लेकिन मैंने रोड को इंक्लाइन, ये रोड हो गया, ये रोड है, रोड को इंक्लाइन कर दिया तो ये आंसर आता है, और अगर थीटा 0 पुट कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात आपको। तो ये वी मैक्स याद रखना है आपको, डेरिवेशन करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज वी मिनिमम। वी मिनिमम कब होता है, सपोज ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, कार को रखोगे तो कार नीचे स्लाइड हो जाएगी, ठीक है, तो वी मिनिमम होता है। उसका फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में नहीं दिया लेकिन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज देन व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ कार ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। बच्चा बोलेगा अच्छा मिनिमम मैक्सिमम एक ही, नहीं, मैक्सिमम मिनिमम अलग। मैक्सिमम तो कितना मैक्सिमम स्पीड रखूंगा, इससे ज्यादा स्पीड करूंगा तो कार ऊपर ओवरटर्न हो जाएगी, और मिनिमम कितना रखना है ताकि कार वहीं रहे, नीचे ना स्लाइड हो। तो ध्यान रखना, उस फॉर्मूला को कैसे याद करोगे, म्यू एस को माइनस म्यू एस लिख दो, आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। तो जहां पे म्यू एस है वहां पे माइनस साइन लगा दो, यहाँ माइनस लगा दिया, म्यू एस तो यहाँ माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, वी मिनिमम आ गया, ठीक है, ऐसे याद किया, हो गया आंसर। इसमें भी 0 पुट करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, ये तो ये याद कर लेने का, इसमें थीटा 0 पुट करोगे तो ये आएगा थीटा, और म्यू एस माइनस करोगे तो वी मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें अगर जैसे सपोज ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये आइस सरफेस है, आइस स्केटिंग करते हैं, पता है आइस स्केटिंग, तो आइस स्केटिंग में ये आइस सरफेस है तो फ्रिक्शन 0 है, तो अगर इसमें म्यू एस को 0 पुट करोगे तो v इज अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा आ जाएगा। देखो अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा आ गया। ये कब का आंसर है, फॉर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, फॉर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में सर्कुलर मोशन करना है तो ये आंसर, जैसे आइस स्केटिंग करना है, आइस स्केटिंग में ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है, उसमें आपको स्केट करना है तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, इतना, इससे कम करोगे तो नीचे स्लाइड हो जाओगे, ज्यादा करोगे तो ऊपर स्लाइड हो जाओगे, तो इतनी ही वेलोसिटी रखनी है, ठीक है। तो ये आंसर हुआ। थर्ड ऐसे में आता है बेंडिंग ऑफ साइकिल। पता है अगर साइकिल को बेंड करते हैं कोई सर्कुलर मोशन में, अगर साइकिल है तो हम साइकिल को बेंड करते हैं, पता है इस एंगल पे, थीटा एंगल पे साइकिल को बेंड करते हैं, तो साइकिल की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो उसका भी बेंडिंग ऑफ साइकिल का भी यही आंसर आता है, म्यू एस वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, बेंडिंग ऑफ साइकिल और बेंडिंग ऑफ बाइक, ये थीटा। अब जितना थीटा बढ़ाओगे तो टेन थीटा इंक्रीज होगा तो उतनी स्पीड आप बढ़ा सकते हो, इसका मतलब ये होता है बेंडिंग ऑफ साइकिल या बेंडिंग। आपने बाइक रेस देखा होगा, बाइक रेस में क्या होता है,
आपने देखा होगा वो जब बहुत स्पीड बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा बेंड हो जाते हैं। क्यों? सपोज फॉर एग्जांपल थोड़ा बेंड हुए, अब वो 100 से ज्यादा स्पीड करेंगे तो स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यार 100 से ज्यादा स्पीड मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्पीड नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं एंगल बढ़ा देता हूँ। एंगल बढ़ा दूंगा तो जाके वो स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो ये बैलेंस होगा इक्वेशन, समझ में आए? जैसे सपोज आर, ये पूरी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ये पूरी वैल्यू है 100 फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, समझना ध्यान से। अब मैं 45 से 76 कर देता हूं तो ये 1 की जगह 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा मतलब वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी, तो 100 की जगह मैं 200 स्पीड पे गाड़ी चला सकता हूँ। ऐसा नहीं गाड़ी 200 पे नहीं चला सकते, आप गाड़ी 200 पे चला सकते हो, मेरी बात समझे, आप गाड़ी 200 पे चला सकते हो, लेकिन एंगल भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो ही जाके बैलेंसिंग होगा। तो सबसे बेस्ट है, अगर बेंडिंग ऑफ साइकिल या बेंडिंग ऑफ बाइक का एग्जाम्पल आए तो भी ये फॉर्मूला आती है। देखो तो सब चीज इस फॉर्मूला के अराउंड कॉन्सेंट्रेट है आपका। बैंकिंग ऑफ रोड का मैक्सिमम वेलोसिटी ये, मिनिमम के लिए आपने म्यू एस को क्या कर दिया, माइनस म्यू एस कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना, मिनिमम के लिए आपने यहाँ पे क्या किया है, म्यू एस को माइनस म्यू एस। अगर थीटा को 0 पुट कर देते हो तो हॉरिजॉन्टल रोड, म्यू एस को 0 पुट कर देते हो तो इंक्लाइंड, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे कितनी वेलोसिटी, ठीक है ना। और बेंडिंग ऑफ साइकिल का भी यही आंसर आता है। तो होपफुली ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स।